हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ गई हैं स्क्रीन पर। लेकर के आ जाइए वीएलए अंबाला जी को। अंबाला मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका। आपसे चर्चा मार्केट पर बाद में करेंगे, लेकिन अभी जो हमारी थीम चल रही है वो चल रही है ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के मैम। और एक ट्रेंडिंग स्टॉक्स जो कि आज फिर से ट्रेंड में आ गया है वो है वोडाफोन। और वोडाफोन को लेकर के आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, क्योंकि शानदार यहाँ पर रिटर्न देखने को मिला है और यहाँ पर 11 का लेवल फ्राइडे के सेशन में बड़ी मजबूती के साथ तोड़ा था और नए हाई इसने 52 वीक बनाया था 11.08, और ये इसका सितंबर 2024 के बाद सबसे ऊंचा स्तर था। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी क्या करें? थोड़ा सा हल्का हुआ, नीचे तक आया, लेकिन वहाँ से फिर से रिकवरी गया। 10 रुपये 73 पैसे का लो लगा करके 10.91 पे चल रहा है। अभी क्या करना चाहिए मैम? तो बिल्कुल जी, सबसे पहले तो आपको भी नमस्कार और प्रदीप जी को भी, और जितनी ऑडियंस आज हमें सुनेगी उन सबको भी एक अच्छा सा नमस्कार, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स के पास में मेरे पास भी अपडेट्स है। वेल, आइडिया जो आज के डेट पे 11 रुपए का हमारा टारगेट था दिया हुआ, अब ये हिट हो चुका है। बात अब आगे की है कि इसमें क्या करना चाहिए। मैं यहाँ पर एक फ्रेश बाइंग का व्यू देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 8.5 रुपए से 9 रुपए के बीच में अगर ये आ जाए तो एक पुलबैक का अच्छा भाव मिल जाएगा और फिर हम एक नए रेट की तैयारी करेंगे, यानी 12 रुपए 14 रुपए के लिए वेट करेंगे। आज खरीद सकते हैं, बट मैं एक चीज पर, इस चीज पे हाँ भरने वाली हूँ, मतलब हाँ करने वाली हूँ कि आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो भी आपने आइडिया वोडाफोन के लिए पैसा लगाया होगा, दिमाग में सोचा है, उसको आप हाफ ही एक्सपोजर पे रखें। ये ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एक बार हो सकता है, चांसेस हैं, अभी खत्म नहीं हुआ वो चांसेस हैं कि आपको 9 रुपए से 8.5 रुपए के आसपास मिल जाए। तो वहां पर आपको हिम्मत करके फिर से इसमें एड ऑन कर लेना पड़ेगा। तो अगर ये चीज की क्लैरिटी है, आज खरीद सकते हैं। एंड जो फर्दर टारगेट्स हैं, 11 तो ऑलरेडी हिट हो चुका है, 12 रुपए 14 रुपए, ये 2 महीने के अंदर वाले टारगेट्स मैं देखती हूँ, 2 मंथ्स का। यानी अगर हम नवंबर में अभी हैं तो जनवरी खत्म होते होते ये भाव आ सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है इसको लेकर के। तो आप समझ ले, थोड़ा बहुत एवरेजिंग करनी पड़ेगी एंड देन आ सकते हैं। नाउ स्टॉप लॉस भी समझना जरूरी है। क्लोजिंग बेस पर 7 रुपए 75 पैसे का स्टॉप लॉस लगा करके चले। 7 रुपये 75 पैसे का स्टॉप लॉस और 12 रुपये 14 रुपये, 2 टारगेट दिए ना आपने? हाँ जी, 12-14, उसके बाद ट्रेल करके रख लीजिए, मतलब अगर और चाहिए तो, बट परसेंटेज वाइज मोर देन 12 रुपये 10 रुपये के आसपास अगर लगाने की बात अगर होती है तो ठीक है, 20% बहुत होते हैं। प्रदीप सर क्या कहेंगे? सर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? सर वोडाफोन आइडिया को लेके तो आपका थोड़ा सा है मामला, कोई बात नहीं, फिर भी राय तो रख ही दीजिए सर, कोई बात मुझे लगता है कि 13-14 पॉसिबल है, लेकिन वही लोग पैसा लगाए जो रिस्क थोड़ा उनको ज़्यादा लेना आता है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल रहता है और हर हफ्ता कहीं ना कहीं न्यूज़ में जो है रहता ही है। और 13-14 रुपीज़ पॉसिबल है, लेकिन 1 महीने में आएगा या 15 दिन में आएगा, ये थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। और मैं कोई यहाँ पे ज़्यादा बाई कॉल नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बता देता हूँ सर, उसके बाद लोग भर भर के पैसा लगा देता है, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से वही लोग बने रहे। मतलब वोडाफोन आइडिया के लिए मेरा व्यू ऐसा है कि पहले ये आईसीयू में था, अभी भाई साहब आईसीयू से निकल के हॉस्पिटल में ही है, लेकिन अभी कंपनी का जनरल वार्ड में है, तो अभी भी जो है मुश्किल लगता है। लेकिन साइकोलॉजी के आधार पे देखा जाए, एक्चुअली गवर्नमेंट भी नहीं चाहता है कि ये बंद हो जाए, खराब हो जाए। ओवरऑल जितना न्यूज़ अगर हम देखेंगे तो समझ में इतना ही आता है कि एक बार सेंटिमेंट के आधार पे तो 13 रुपीज़ पॉसिबल है। तो बने रहिए, जिनके पास पोजिशन है, एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 9.5। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है और इन सब के बाद चलते हैं अगली टिप्पणी के लिए। हालांकि आज हमारा सेकंड सेगमेंट भी थोड़ा छोटा होने वाला है, तो फटाफट इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे और अगली टिप्पणी एक स्टॉक और कोई इसमें शामिल कर लेते हैं। वो है रहेगा, आज चलता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत सारे। एनबीसीसी डिस्कस कर लेते हैं। एनबीसीसी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। प्रदीप सर आप बता दीजिए एनबीसीसी को लेकर के क्या करना चाहिए। और मैम आप तब तक ग्रो के बारे में सोच करके रखिएगा। 2 एक्सपर्ट की टिप्पणी आ चुकी है, जाते जाते आपकी टिप्पणी भी इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले मैं लेना चाहूँगा। सर 114.15 पे आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एनबीसीसी को लेकर के? देखिए, वैल्यूएबल कंपनी है, फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है, लेकिन बिल्कुल जी यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि स्टॉक का रिसेंट जो हाई था 130 के आसपास था। 130 जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा ना, इसमें नेक्स्ट जो प्राइस मोमेंटम है वो नहीं आने वाला। सो अभी 114-115 के आसपास का प्राइस है।
कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाई, फ्रेश मोमेंटम वो पॉसिबल होगा 130 के ऊपर ही फ्रेश बाई करने का सलाह रहेगा। लेकिन अभी जिनके पास है आप 96 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ जी। हाँ चलिए, ये बात यहाँ पर है। और मैम, जो मेरा सवाल था आपसे, क्या टिप्पणी रहेगी? मैंने तो एक स्टेटमेंट दिया था, ग्रो कैन ग्रो योर मनी, वाह, तो आई एम स्टिक टू इट। और मुझे लगता है कि इसमें एक जो बने हैं, जो आईपीओ के दिन बुक नहीं किया, इसका मतलब आप लोग आईपीओ के हिसाब से नहीं थे, आप इन्वेस्टर हैं। मैं फिर से उसी स्टेटमेंट को दोहराऊंगी क्योंकि ये जरूरी है, बिकॉज फिर लोग आ जाते। खैर, तो ग्रो में अगर आप हैं पहले से इन्वेस्टेड, ये इन्वेस्टिंग लायक स्टॉक है। बहुत सारे रीजंस मैंने पहले दिए थे और आज भी अगर आप इसमें हैं तो आप बने रहिए। फ्रेश बाइंग के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपका रिस्क ज्यादा है। तो आपको रिस्क अगर पड़ता है 120 रुपए का, आज 157 रुपए पर है, तो फिर से मेरे ही दिए हुए टारगेट थे 140 रुपए, 155 रुपए। लास्ट सेशन में, उससे पहले भी मैंने ये 2 टारगेट्स दिए थे, हिट हो गए। बट आज क्या करें, बुक करें कि नहीं करें? तो जो पहले से हैं वो बने रह सकते हैं अभी भी। आप ट्रेलिंग चाहें तो कर लीजिए लगभग 125 रुपए पर। जो फ्रेश बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं, बिकॉज आप लेट हैं, तो आपको उसका मुआवजा या जो भी एक वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसका एक असर तो आपके पास में रहेगा कि आप इसको 120 रुपए पर एक स्टॉप लॉस जरूर रख ले। एंड यहाँ से तैयारी में रहिए कि 175, अभी टारगेट्स के जो भाव थोड़े से बदले हैं, अब यहाँ से आप 175, 200 रुपए, 240 इनका वेट कर सकते हैं। ध्यान में समय आपको रखना है कि आज यहाँ से मोमेंटम के बेस पर भी 3 क्वार्टर्स का, 9 महीने तक का समय तो आप इस स्टॉक को दे देंगे, तो ही आप इसको होल्ड कर लीजिए। अभी भी है मौका, 120 रुपए का स्टॉप लॉस अभी भी है मौका। मार दे चौका अभी भी खरीद सकते हैं, ये कह रही हैं? खरीद लीजिए। और अगर समय है तो मैं 2-3 स्टॉक्स, एक स्टॉक और है स्पाइस जेट, जो बहुत ही बॉटम लेवल पर आज अभी काम कर रहा है। इट इज ट्रेडिंग एट 37 रुपीज 63 के पास में, 6% आज अप है। तो मेरे हिसाब से इसमें एक अपसाइड का मूवमेंट बनता है। सिमिलर ट्रेड विल बी गिवन टू आवर मेंबर्स ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से इसमें एक बाइंग व्यू बनता है, शॉर्ट टर्म के लिए भी और मिड टर्म के लिए भी। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको इसका स्ट्रेच करना है तो 1 साल का व्यू नजरिया लेकर के चल सकते हैं। तो 30 से 37 रुपए के आसपास है, 37 रुपए 60 पैसे के आसपास है। 42 रुपए से लेकर के 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, ये सारे ऐसे फेजेस में टारगेट्स हैं। ये इसलिए मैंने बोला है पूरा, ताकि आप जैसे जैसे टारगेट हिट हो आप ट्रेलिंग करते करते चलें, क्योंकि इसमें आपको एक अच्छा मौका एक मोमेंटम में बन जाएगा। पहला टारगेट था, आपने 42 बोला है, 42 रुपीज, 42 से 70। हाँ, अरे 70 तो बहुत दूर है मैम, लेकिन पहले थोड़े से मतलब बता दीजिए ताकि लोगों को। पहले 42, फिर बोला दूसरा क्या 45? 42, 45, हर एक टारगेट लगभग 10 से 11% के डिस्टेंस पर है। हाँ, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 70 तक ना रुकना चाहें। अगर वो 4-5 रुपए लेकर के, 10 रुपए लेकर के अगर निकलना चाहें, तो उनके लिए भी मैं चाह रहा था कि ताकि थोड़ा सा आप आराम से स्पेसिफिक होके बोल दें। तो वो तो 42 रुपए, 42 रुपीज, 45, 48, 50, 55, 60, 65, 70, 1 साल तक के व्यू है ये। अच्छा। और जो स्टॉप लॉस है वो 32 रुपीज का है, 32 रुपए का स्टॉप लॉस। तो पूरा मतलब आपने बता दिया कि अब स्पाइस जेट की उड़ान जो है वो थमने वाली है नहीं, 1 साल के अंदर धुआंधार रफ्तार। लेकिन अभी के लिए जो है, ताकि आगे रिविजिट करेंगे, अंबाला मैम को हम बुलाते रहेंगे, तो जब पहला टारगेट और दूसरा टारगेट जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं वो अचीव हो जाए, उसके बाद हम इस पर जो है अगले टारगेट पे बात करेंगे। अभी 32 रुपए का एक स्टॉप लॉस रख करके 42 और 45 का टारगेट रखिए। 6% की आज तेजी है, करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, है ना मैम? हाँ जी। और दूसरा स्टॉक है जो न्यूली लिस्टेड था, ओरकला इंडिया। ओरकला इंडिया में आज के डेट में 690 के आसपास ये चल रहा है, और अच्छे डिप के बाद में 450-45 के आसपास, सॉरी 645-50 के आसपास ये डिप लगा के आए, और अभी ये 680-90 के पास में है। यहाँ से खरीदारी का व्यू बनता है। स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए यहाँ से 635 रुपए का। टारगेट की एक्सपेक्टेशन रखें यहाँ से 715 से लेकर के फ्रेश हाई, जो मतलब अभी रिसेंट हाई बना था 770 के ऊपर के भाव को हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो 715, 770 के लिए ओरकला इंडिया में भी एक व्यू रखा जा सकता है बाइंग का। चलिए, और ये 2 महीने का व्यू है। ठीक है, 2 महीने का व्यू है, ये ध्यान रखिए। अभी हाल के लिस्टिक ओरकला इंडिया पे जो है खरीदारी की सलाह दी जा रही है, 690 के आसपास खरीदिए। टारगेट 715, 770 ये देखने को मिल सकते हैं, 715, 770। और स्टॉप लॉस आपको जो सजेस्ट किया गया है वो है 635। तो ये यहाँ पर राय जो है
निकल करके आई है। और कला अगर हो सके तो हम दिखा सकें, अगर तो एक बार दिखाइएगा। 687 पे आ गया है। अगर हम इसका गूगल फाइनेंस का चार्ट ORKLA के नाम से है, और ये जो है इस समय 687 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3% से ज़्यादा की मजबूती और नए उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए यहाँ पर। लेकिन आप लेवल्स नोट कर लीजिए, 715 और 770 दो टारगेट रख सकते हैं। 635 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाने की सलाह दी जा रही है। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को हम यहाँ पर अब करेंगे समाप्त और अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। उससे पहले जो है कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियों को शामिल कर लेते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। और आपको बता दें कि आज दोपहर में भी हमारे साथ प्रदीप जी मौजूद रहेंगे, तो अगर कुछ टिप्पणियाँ रह जाती हैं तो उस पर जो है हम बातचीत कर लेंगे। लेकिन जो है यहाँ पर टिप्पणी जानना चाहेंगे प्रदीप सर, जरा देखिए डैम कैपिटल को लेके काफ़ी लोगों के सवाल आ रहे हैं। डैम कैपिटल में अभी क्या करना चाहिए, और इस बीच हमारे करीब 2300 दर्शक हमारे साथ 2250 से ज़्यादा दर्शक लाइव जुड़े हुए हैं, तो आप सभी का हाथ जोड़ के अभिनंदन। ऐसे ही अपना प्यार, अपना विश्वास आप बनाए रखिए। कोशिशें कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कार्यक्रम पहुंचाने की। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे लिंक को लगाइए ताकि और ज़्यादा दर्शक हमारे इस कार्यक्रम से लाभ ले सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जिस तरीके से लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं। जी सर। सर ओवरऑल अभी 248 249 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि उछाल में एग्जिट प्लान ढूंढना चाहिए, और एग्जिट का जो लेवल रहेगा 275 280 कभी भी मिलता है तो एक बार एग्जिट कर लीजिए। फ्रेश बाय किसी को नहीं करना है, और जिनके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन है आपको 280 का प्राइस आने वाला दिनों में आते हुए दिखेंगे, उस टाइम पे आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा जी। चलिए विष्णु देवा जी, आईआरबी इंफ्रा डिस्कस हो गया है सर, तो थोड़ा सा अगर आप कार्यक्रम पीछे जा करके आप देखेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। इस बीच अगले सेगमेंट पे चले, लेकिन अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट पे एक छोटी सी टिप्पणी मैम जरा दे दीजिए आप फटाफट संक्षेप में। कह रहे हैं कि अच्छे रिजल्ट आए हैं लेकिन जो है शेयर नहीं चल रहा है। 1067 पे इन्होंने खरीद है, अभी क्या करें, एवरेज करूं या फिर और नीचे आने का वेट करना चाहिए, ये समझना चाह रहे हैं आपसे। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट? इनको बाइंग कितने का बताया इन्होंने? 1067 मैम, बहुत छोटी टिप्पणी मैम, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट हमारा सिर्फ 10 मिनट का है। एवरेज मत करिए, जैसा है ऐसे ही रहने दीजिए। स्टॉप लॉस रख लीजिए 900 रुपए का, तो इसमें आपको एग्जिट मिल जाएगा, लेकिन होल्डिंग कर लीजिए थोड़ा सा और। चलिए ठीक है। अब मैम अगले सेगमेंट का रुख करते हैं प्रदीप सर, और ये सेगमेंट मतलब हमसे छूट नहीं रहा है। जब जब सोचते हैं कि आज नहीं, तब तक फिर कोई नई डेवलपमेंट हो जाती है। PSU की थीम अभी छोड़ने लायक है नहीं। आप बैंक ले लीजिए, आप रेलवे ले लीजिए, आप डिफेंस ले लीजिए, मतलब कुछ ना कुछ करके कोई ना कोई ऐसा सेगमेंट जरूर होता है जिसमें कि तेज़ी आ जा रही है। तो आज ही इस थीम को हम आगे बढ़ाते हैं, और इस थीम में पहले थोड़ा सा फटाफट जो है बैंकों से शुरुआत करना चाहेंगे। और प्रदीप सर PNB जरा आप देखिए, और बैंक ऑफ बड़ौदा पे आप व्यू दीजिए मैम। तो बैंकों पे पहले से शुरुआत करते हैं जी प्रदीप सर। बिल्कुल विपुल जी, PNB में मैं पॉजिटिव हूँ, और हमने डिस्कशन भी किया था। मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई पॉसिबल है, और अभी 124 125 के आसपास का प्राइस चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो मोमेंटम बढ़िया है, इस मोमेंटम के साथ बने रहिए। आपको बहुत जल्दी 141 का फर्स्ट टारगेट, और 141 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा फिर से आपको 175 180 का प्राइस भी आते हुए दिखाई देंगे। इट विल टेक एटलीस्ट मिड टर्म 7 से 8 महीना, 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा। बने रहिए, ये सलाह है आपके लिए। और नई खरीदारी के लिए भी सर, चूंकि बाद में लोग कहते हैं कि आपने बताया नहीं, PNB में क्या खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल, PNB को भी हम यहाँ पे करेंट जोन से बाय करके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, नई खरीदारी भी कर सकते हैं यहाँ पर। और जो है चलते हैं अब अंबाला मैम के पास। अंबाला मैम, जो मैंने आपसे कहा था जी, बैंक ऑफ बड़ौदा आपने कहा है जी, और मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा भी रिस्की एंट्री है। अगर आप सिर्फ इसको ट्रेडिंग के लिहाज से देख रहे हैं तो, इन्वेस्टिंग का अगर आपका विचार नहीं है तो थोड़ा सा रुक जाओ, डिप में आए तो खरीदिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर सही बाय का जो बाय बनता है, भाव बनता है, वो 275 रुपए का है। करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 290, तो 275 का वेट करना मेरे ख्याल से ज्यादा समझदारी होगी, रादर कि हम करंट प्राइस पर जंप इन कर जाए। तो ये ट्रेडिंग के लिए भी ठीक है, अगर आप 275 का वेट करें, इन्वेस्टिंग के लिए भी ठीक है जी। चलिए, तो ये बात बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके मैम, चूँकि समय की कमी है, मैं जानना चाहूँगा आप दोनों से कि अगर प्रदीप जी भी कह रहे हैं मैं PSU बैंकों पे बुलिश हूँ, आपको भी अच्छा लग रहा है, मैं जानना चाह रहा हूँ कि PSU बैंक्स में
कोई एक फेवरेट काउंटर है ऐसा जहाँ पे आपको लगता है सेफ बेट अभी पैसे लगाने चाहिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से? आज की डेट में हाँ मैम, अब बीते दिन की, अब 2 दिन बाद की बात करने का कोई फायदा है नहीं, तो आज की तारीख का ही बता दीजिए। परसों की बात करने का आज की फायदा डेट नहीं में है। जो फेवरेट काउंटर्स है वो बहुत ऊपर के भाव पर है, तो थोड़े से जो नॉन फेवरेट कैटेगरी में आते हैं उनमें कहीं ना कहीं जगह बची हुई है, उनको थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं। मेरे फेवरेट में मैं बता चुकी हूँ, SBIN है और PNB है, लेकिन दोनों ही फिलहाल के लिए महंगे हैं। तो महाराष्ट्र बैंक ठीक ठाक लग रहा है थोड़ा बहुत, अगर आप इस पे 60 रुपए 22 पैसे पर है। मेरे फेवरेट काउंटर में से है नहीं है, लेकिन प्राइस मैं इसको देखती हूँ, तो अब ये 60 रुपए पर है। आप इसमें अगर एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले लगभग 53 रुपीज का, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ पर एक नया हाई जो है हमको मिल सकता है। तो 64 रुपए से लेकर के 70 रुपए तक के भाव हमको यहाँ पर मिल सकते हैं। महाराष्ट्र बैंक कुड बी कंसिडर्ड एज अ फ्रेश बाइंग इफ वी इज कंसिडरिंग टुडेज बाइंग। चलिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे खरीदारी नहीं खरीदी जा सकती है। प्रदीप सर? सर हाँ सर, कुछ कहना चाह, मैं PSU बैंकों पे सर। नहीं, मैम कुछ कहना चाहते थे। मैम कुछ कहना चाह रही हैं आप? नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद आप हाँ, उनकी बात हो गई है। देखिए, बेसिकली PSU बैंक पे मैं पॉजिटिव हूँ और लगातार 1 महीना हो चुका है। आज खोए से लग रहे हैं आप। कहाँ से खोया हूँ सर? मैं थोड़ा सा आपके पास बैठ के भी अगर आपको वही ऐसा मैं कह रहा हूँ फील हो रहा है कि कि मैं खोया आप हूँ। मेरे पास तो जरूर बैठे हैं, आज दिल्ली में बैठे हुए हैं। चलिए, अब थोड़ा सा 30 सेकंड का मतलब बताया। ठंडी ज्यादा है उधर। हाँ, ठंड तो खैर मैम है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि मेरे पास जरूर बैठे हैं, लेकिन इनको इस बार एक कहेंगे मैं थोड़ा दूर बैठूंगा, कोना इन्होंने एक लिया। और दूसरा, आप लैपटॉप के अंदर क्या देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, तो चार्ट तो नहीं देख बिल्कुल रहे। जी, एक एनालिस्ट क्या देखता है? ट्रेड अपॉर्चुनिटीज देखता है ना, कि एक एनालिस्ट एक इंसान भी होता है। एक एनालिस्ट के अंदर भावनाएं भी होती हैं, तो अपनी भावनाओं में कहीं कहीं खो भी जाता है वो एनालिस्ट। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वो, मतलब प्रदीप जी सर आपका टीम ने बैठा है मुझे, तो बोल रहा है कि थोड़ा यहाँ पे सेटअप आज है, तो इसीलिए थोड़ा हमने दूर बैठा। अच्छा। बाकी देखिए, एक हाथ का भी डिफरेंस नहीं है सर के और मेरे बीच में, फिर भी आपको ऐसा लग मैं रहा आपकी है। प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ सर, है ना? तब भी खैर सर बताइए। देखिए बिल्कुल जी, मैं PSU बैंक को लेके मैं बहुत पॉजिटिव हूँ एंड मैंने लास्ट 3 से 4 हफ्ते से मैं लगातार बोल रहा हूँ कि आई विल चेंज नॉट माई स्टेटमेंट, नेक्स्ट 6 महीना नहीं चेंज करने वाला हूँ PSU बैंक पे। हमने कैनरा बैंक मेरा फेवरेट है और मुझे लगता है कि 200 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है, और फिलहाल मैंने बताया था 149.50 के आसपास अगर आता है तो एक बार प्रॉफिट बुक भी हमको देखने को मिल सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक दोनों बैंक ही अच्छा लगता है, लेकिन बिल्कुल जी आज बाई नहीं करना चाहिए। कैनरा बैंक कभी अगर नेक्स्ट आपको 138, 130, 140 के आसपास मिलता है आप बाई करके जाइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 973 के आसपास चल रहा है, अगर आपको 940 से लेकर 935 के आसपास मिलता है देन आपको बाई करना चाहिए। बाकी और एक बैंक था इंडियन बैंक, लेकिन इंडियन बैंक पहले ऑलरेडी भाग चुका है तो उसको लेकर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, टारगेट भी अचीव हो चुका है। कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेक्स्ट 6-8 महीने के लिए आपको बाई करके जाना है, आज नहीं, थोड़ा डीप में आपको खरीदना है। और बिल्कुल जी, और एक चीज़ जो क्या होता है ना, मान लीजिए कोई भी स्टॉक्स हम बात कर रहे हैं और लास्ट 2 हफ्ता 3 हफ्ते से और कंटिन्यू ऊपर आ रहे हैं, उसके बाद फ्रेश अब आज ऊपर है तो थोड़ा बाई करना मुझे लगता है कि वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होता है, तो इसीलिए अब वेट कीजिए, 1-2 हफ्ता वेट करके जाइए, फिर से आपको घूम फिर के नीचे आ जाएगा। ऊपर कहीं नहीं जाने वाला, आपको नीचे मिलेंगे, फिर आप एक बार आपके हिसाब से बाई करके जाइए। नहीं, ये बात तो मैं सहमत हूँ आपसे कि मतलब जिस भाव पे आप लगातार 1 हफ्ते से 10 दिन में, जैसे हम लोगों की जो थीम रही ज़्यादातर PSU पे फोकस, अब डिफेंस के मतलब आप किसी भी भाव पे खरीदना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि आपने लोअर लेवल पे बहुत रिकमेंडेशन दी और अच्छे चल चुके हैं, या बाकी बैंकों में काफ़ी अच्छी रैली आ गई। 100 के नीचे से कैनरा बैंक पे बात कर रहे हैं, अब 150 क्रॉस कर गया, तो फिर अब थोड़ा सा ये बात तो सही है कि थोड़ा महंगा तो लगता है। जो और एक कॉल देना मैं चाहता हूँ, ब्रेकआउट आया है, कंपनी का नाम है मिडवेस्ट लिमिटेड, IPO हाई जो मेरा स्ट्रैटेजी है इसमें ब्रेकआउट आया है, अभी 1250 के आसपास का प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि 1320 होना चाहिए इसका टारगेट। 1320 टारगेट के लिए करेंट जोन से बाई करके जाइए, और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा, स्टॉप लॉस आपको 1215 के आसपास मेंटेन करना चाहिए। सो 1320, उसके बाद आपको 1350 भी आते हुए दिखाई देंगे, करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। और ऐसे स्टॉक्स में जैसे कि कोई भी स्टॉक अगर IPO दिन के जो हाई है उसके ऊपर सस्टेन करता है, मैं बहुत ही बुलिश रहता हूं। नेक्स्ट 1 महीना 3 महीना जब तक ये अपना IPO हाई के नीचे फिर से नहीं आएगा, आप आपके पोजीशन को लॉन्ग करके जा सकते हो। और ऐसा एग्जांपल हमने SRM, कॉन्ट्रैक्टर, क्वालिटी पावर जैसे बहुत सारे स्टॉक्स में देखा है, आदित्य इन्फोटेक पे भी देखा है, तो इसमें भी मुझे लगता है कि 1320 तक रैली कंटिन्यू हो सकता है।
चलिए, धुआंधार रफ्तार यहाँ पर नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर 1320 का टारगेट दिया गया है और 1350, 1320, 1350। स्टॉप लॉस एक बार रिपीट कर दीजिए सर जरा आप, स्टॉप लॉस जो है ताकि दर्शक नोट डाउन कर लें। स्टॉप लॉस क्या दिया आपने? 1215 के आसपास मेंटेन करके 1215 के आसपास जो है यहाँ पर स्टॉप लॉस रखें। और धुआंधार रफ्तार जो है बातचीत करते करते तेज़ी से नए उच्चतम स्तर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 1257, ओह 1257 से सीधे 1270 हो गया है। 8.8% के आसपास, अब 60 मतलब करीब करीब 8.5%। 1270 रुपये 60 पैसे का भाव और काफ़ी ऊपर के टारगेट है। 1320 पहला, 1350 दूसरा, तो अभी काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है यहाँ पर। जनरली बिल्कुल जी मैं इतना बड़ा टारगेट देता नहीं हूँ, लेकिन अगर वो मेरा आइडियोलॉजी से मैच हो जाता है कोई भी स्टॉक, तो मैं भी बहुत एग्रेसिवली टारगेट देता हूँ। तो मुझे लगता है कि देखिए बात करते करते भी 1289 का हाई भी लगा दिया, तो 1320 ऑन द वे। चलिए, धुआंधार रफ्तार देखने को मिल रही है मिडवेस्ट के अंदर और 1272 हमारे पास दिखा रहा है। मुझे लगता है थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिले होता है। देखिए 12190 का भाव आ गया, तो 10% की तेज़ी ऑलरेडी आ चुकी है। 1320, 1350 दो टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं धुआंधार रफ्तार मिडवेस्ट के अंदर। और ज़्यादा तेज़ी आती है तुरंत स्क्रीन पर लेकर के आएंगे, या कोई नए टारगेट यहाँ पर बनते हुए अचीव होते हुए दिखाई देंगे तो भी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। और अगर हमारे एक्सपर्ट कोई बड़ा टारगेट और बढ़ा दें या फिर कोई स्टॉप लॉस टारगेट में कोई परिवर्तन करना चाहें तो भी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं मिडवेस्ट को। अभी के लिए धुआंधार रफ्तार और करीब करीब 9.5%, 10% की तेज़ी बनी हुई है। तो नज़रें रखिए मिडवेस्ट के ऊपर, अभी यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी आती है। कुछ कह रही मैम आप? यस, हाँ, क्या अगर मौका है तो दो स्टॉक्स पर अपडेट देना चाहती हूँ। जी जी। फ्राइडे एंड थर्सडे आई थिंक हाँ। हमने आइडिया फोर्ज और पारस दो स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में बात किया था। हाँ मैम, मैं चूंकि मैं अगली थीम जो है ना वो डिफेंस ही लेकर के आ रहा हूँ, तो आप इस पे अपडेट दे दीजिए। तो मैं पूछने ही वाला था क्योंकि पारस डिफेंस आज हमने आज के गूगल ट्रेंड में भी शामिल था, लेकिन हमने इसको लास्ट सेगमेंट पे लिया नहीं। मैंने कहा कि अभी डिफेंस पे बात होगी। तो पारस डिफेंस पे प्रदीप जी भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, आपकी कॉल भी थी और काफ़ी जो है दोनों लोग पॉजिटिव हैं। तो जी, अपनी अपडेट के साथ साथ करंट लेवल पे क्या करना है ये भी बता दीजिए। और पारस डिफेंस पे मैं चाहूँगा कि छोटी टिप्पणी प्रदीप जी की भी आ जाए। और जी मैम बताइए। ओके, देखिए पारस में तो जो है बने रहिए करंट लेवल पर। आज ये थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है, खरीदना तो खरीद सकते हैं। 800, 900 एक टारगेट और 1020 रुपए का टारगेट और है जो अभी स्ट्रेच हुआ है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए जो स्टॉप लॉस मैंने पिछली बार डिस्कस किया था 680 रुपए का स्टॉप लॉस जो है मेंटेन करके चल लीजिए अगर आप आज खरीद रहे हैं। जो पहले से है वो बने रहो, अभी निकलने की नीड नहीं है जी। चलिए तो प्लीज जी पारस डिफेंस पे राय निकल करके आ रही है। पारस डिफेंस के बाद मैं आपसे जानना चाहूँगा यहाँ पर प्रदीप सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? सर बिल्कुल जी, मैं भी पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि आज थोड़ा नीचे भी आ रहा है कहीं ना कहीं, और थोड़ा मुझे लगता है कि नीचे पॉसिबल होगा। 740, 735 भी आपको मिल जाएगा आने वाला 1, 2, 3, 4 दिन में, तो तभी आप एंट्री करके जाइए। और जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है 950 उससे पहले बेचना ही नहीं है। डिफेंस ओवरऑल एक थीम है, जब थीम टॉप बनाएगा उस टॉप में आपको एग्जिट करने का सलाह होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी फ्रेश बाइक भी आप करके जा सकते हो। थोड़ा और नीचे आता है तो आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो फेवरेबल हो सकता है। 650 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। 720 से 735 इस रेंज पे आपका बाइंग जोन रहेगा। और जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है बने रहिए बिल्कुल। 950 एंड 1000 का टारगेट है, उस टाइम पे एक बार एग्जिट करने का सलाह होगा, लेकिन अभी नहीं। अगली टिप्पणी मैम मैं चाहूँगा कि आप जो है, चूँकि हम बात हमारी थीम थी PSU की, तो PSU स्टॉक्स में BL पे आपकी राय क्या रहेगी अभी करंट लेवल पे? और साथ ही साथ आप चूँकि आइडिया फोर्स पे अभी जरा अपडेट भी मैं चाहूँगा कि आप दे दें अपनी, क्योंकि आज आइडिया फोर्स में शानदार रैली देखने को मिल रही है। और क्या यहाँ पर अभी भी नई खरीदारी की गुंजाइश है? ओके, देखिए आइडिया फोर्स मैंने अभी रिसेंटली 465 वगैरह 470 के भाव पर भी बाय करा। ये जो रिसेंट टिप था, तो आज ये 10% अप है, बट इट्स जस्ट स्टार्टिंग। तो अगर आप सिर्फ ट्रेडिंग कर रहे थे 1 और 2 दिन के अंदर आपको 10%, 12% मिल रहा है, लेके निकल जाओ। लेकिन अगर आप लिटरली इफ यू आर कन्विंस्ड विद मी अबाउट द थीम, तो फिर आप इसको थोड़ा और होल्ड कर लो। पुल बैक से डरना नहीं है। नेक्स्ट जो टारगेट इसमें आपको आते हुए दिखेंगे 545 से लेकर के अप टू 600, 640 के भाव आपको इसमें दिख जाएंगे। मूव होना शुरू हुआ है और ये अच्छा चल सकता है। जो करेक्शन होना था इन माय ओपिनियन इट्स ऑलरेडी डन। सो इफ यू वांट टू बाय नाउ आल्सो
थोड़ा सा कम बाय करना, क्योंकि आप 10% महंगे 12% महंगे पे खरीद रहे हो, लेकिन खरीद सकते हैं। तो मेरा पहला टारगेट जो था 500 रुपए का हिट हो गया, आप 510 रुपए का हिट हो गया, लेकिन फिर भी आई एम पॉजिटिव फॉर फर्दर टारगेट्स इन इट। तो किसी को फ्रेश खरीद करना है तो कर लीजिए, जो पहले से है वो रोक के रखो। अभी इसमें कुछ नहीं बिगड़ा है, जस्ट गेटिंग स्टार्टेड नाउ। स्टॉप लॉस जो है आप यहाँ पे रख लो। इस बार आपका जो आपकी बाइंग प्राइस है 470 रुपए के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखिए, नो लॉस कंडीशन में। और जो फ्रेश बाय कर रहे हैं वो भी, तो मेरे हिसाब से वन कैन कंटिन्यू टू होल्ड इट। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। आइडिया 4 जो है अभी फिलहाल के लिए 512 पे चला। बीएल पे क्या फाइनल बोला आपने? बीएल पर अभी आप रुकिए फॉर अ फ्रेश बाइंग के लिए। मेरे हिसाब से मैंने पिछली बार एक भाव दिया था, मेरे जहां तक मुझे याद है 410 के आसपास, 400 410, तो आने दीजिए, वो भाव आ जाएगा, फिर वहां पर एक फ्रेश खरीदारी का व्यू वापस से बनता है। लेकिन अभी थोड़ा महंगा है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ 1-1.5 महीने के हिसाब से देख रहे हैं तो 400 410 भी महंगा है। अगर आप सिर्फ 1 महीने के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो, आई मीन टू से, तो फिर आप उसके लिए और रुकिए, आपको लगभग 385 का भाव मिल जाएगा, वहां पर खरीद लीजिए। तो अभी फिलहाल वेट करो, 385 इज अ बेटर प्राइस, और 400 410 इज द काइंड ऑफ अ लिटिल रिस्की प्राइस। तो थोड़ा वेट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए 5-6-7 मिनट आखिरी हमारे पास बचे हैं, जिसमें कि हमें बाकी काउंटर्स डिस्कस करने हैं। एचएल जरा आप बताइए प्रदीप सर, और आपका फेवरेट काउंटर करंट लेवल पे प्राइवेट और पीएसयू दोनों मिला करके डिफेंस में कोई कौन सा है? और अंबाला में तब तक आप तलाश लीजिए अपना, क्योंकि टाइम है नहीं। जी विपुल जी, देखिए अभी एचएल को 4750 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो मेरे को लगता है कि अगर किसी को बाय करना है वेट करना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार आपको 4450 4500 के आसपास मिलता है तो फ्रेश एंट्री का आपके लिए प्राइस होगा। और ऑलरेडी हमने नीचे से भी बहुत बार डिस्कशन किया है, इसका जो मेन टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टर्म में 5450, एंड सेकेंड टारगेट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 6500 तक आना चाहिए। एंड सेकेंड अगर फेवरेट काउंटर रहेगा, एक तो है पारस डिफेंस, मेरा फेवरेट है, एचएल बीएल एज वेल एज रहता ही है। और एक काउंटर रहेगा, वो बेसिकली है कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड भी मुझे लगता है कि एक बार आपको 2450 2500 का आसपास का प्राइस मिल सकता है। आपको बेचना, डिफेंस एक ओवरऑल थीम है, आपको बेचना है टॉप में, अभी भी मौका है, बाय करके जा सकते हो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 6 to 7% का वेटेज डिफेंस का ओवरऑल थीम में होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी चलिए ठीक है, ये बात एचएल को लेकर के निकल के आई है। आपका फेवरेट काउंटर सर आपने बता दिया। अब अंबाला मैम की बारी। अंबाला मैम, फ्रेश एंट्री कहाँ करना चाहेंगे अभी के हिसाब से? डिफेंस में कोई है शेयर? देखिए, उसमें एंट्री करने से पहले थोड़ा सा डर लग रहा है, क्योंकि आज उसका फर्स्ट टारगेट हुआ है डेटा पैटर्न्स, जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, बट इट्स स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग। और डिस्क्लोजर है कि डेटा पैटर्न्स हमने अपने मेंबर्स को भी रिकमेंड किया था, ठीक है, तो इसको बाय कर सकते हैं। डिस्क्लोजर के साथ टारगेट बता दीजिए। जी यहाँ पर अभी भी जो फर्दर टारगेट्स है 3300 का एक भाव है एक, और इसके बाद सीधा फिर हम लोग यहाँ पे 3600 3700 की बात कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए खरीदना अगर प्लान कर रहे हो, थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा डिप का वेट करिए, लगभग आपको 3000 के आसपास मिलेगा, तो फिर एंट्री कर सकते हैं। आज मिले या कल मिले चलता। दूसरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना है, वो 2800 रुपए का मेंटेन करके चलिए। 3300 3400 और 3600 के भाव के लिए इसको खरीद सकते हैं। अच्छा ठीक थोड़े डिप में। चलिए, ये बात हो गई डिफेंस को लेकर के। आज एक सेक्टर ऐसा है जो कि काफ़ी दिनों बाद चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो है रेलवे। रेलवे के अंदर आई है जान, और ज़रा एक एक करके फटाफट हम चाहेंगे कि कुछ एक पे बातचीत हो जाए। पहले प्रदीप सर आप देखिए RVNL, और इरकॉन को देखिए आप अंबाला मैम, कि ज़रा फटाफट लेवल बताइए क्या हो सकते हैं। क्या दो चीज़ें, दो सवाल महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये कि जो लोग हायर पे बैठे हुए हैं और 1.5 साल से वेट कर रहे हैं, 1 साल से, क्या उनको वेट करना चाहिए अपने भाव आने का? जो लोग अब इस रैली में पार्टिसिपेट बजट तक के लिए करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? इन दोनों सवालों के उत्तर प्रदीप सर आपके साथ। विपुल जी, देखिए मुझे लगता है कि अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट चलो एक बेस तो अभी बना नहीं है, एक उछाल एटलीस्ट आ रहा है कि लोगों का बहुत ओवर वैल्यूएशन में बाइंग था। ऐसे स्टॉक्स लोगों के पास जो कमेंट में देखता हूँ, ओवरऑल 450 400 से बाइंग करके बैठा है, लेकिन प्राइस ही नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि बजट तक विपुल जी एक रैली पॉसिबल होगा डेफिनेटली, क्योंकि आई होप बजट में अगर कुछ भी पॉजिटिव एक अनाउंसमेंट आता है तो पूरे रेलवे सेक्टर में एक पॉजिटिव जो है चल सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसके आधार पे बाय करना थोड़ा बहुत मेरे को मुश्किल लगता है कि। और ओवरऑल चार्ट अगर देखेंगे हम, अभी भी नेगेटिव मोमेंटम में ही है,
एक बेस भी नहीं बनाया और ओवरऑल बीच बीच में थोड़ा बहुत मोमेंटम आ रहा है, तो इसके आधार पे फ्रेश बाय कॉल मैं नहीं दे सकता हूँ यहाँ पे। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है आप बने रहिए। आरवीएनएल का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए 305 के आसपास और होल्ड रखने का सलाह होगा, लेकिन फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए। ओवरऑल जो इसका मेन अभी शॉर्ट टर्म का जो ट्रेंड है, दोनों टाइम फ्रेम में मंथली एंड वीकली दोनों खराब है। चलिए इरकॉन, आपका व्यू, आपकी अंबाला मैम, और प्रदीप सर आप IRFC निकाल करके रखिए और उसके बाद आप लोगों के फेवरेट काउंटर्स। जी 170 के आसपास में है मेरी नजर में, इट्स बायबल, आज बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखें आप अपना छोटा सा 155 का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट यहाँ पर आप लेकर के चलें कि आपको आराम से 182 से लेकर के 200 तक का स्ट्रेच टारगेट मिल जाएगा इजीली। और नजरिया भी छोटी अवधि का है, 3-4 महीने में ये एक बाउंस पॉसिबल है और जिसमें हम लोग रह सकते हैं। अभी खरीद सकते हैं मैम कि नहीं? क्या बोला आपने, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। खरीद सकते हैं, 170 के आसपास है, कैन बी। ठीक है। IRFC पे मेरे एक दर्शक भी हैं, आरुष कुमार मिश्रा जी, कह रहे हैं आपने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल था सर? अभी IRFC पे सवाल ले लेते हैं। 157 पे लिया हुआ है, 120 शेयर है इनके पास, एवरेज करें या निकल जाएं? बहुत लोग जैसे आज की रिकवरी वही तो कह रहे हैं कि मतलब काफ़ी लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं। जी सर। मुझे लगता है कि अगर आपने 157 पे बाई किया है तो फिर आप बने रहिए एक बार ना आपको 177 180 का प्राइस मिल सकता है, तब जाके आपको एग्जिट करना सही होगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आप थोड़ा वेट करके जाइए। अभी वेट करके जाने की सलाह दी जा रही है। सर रेलवे में अभी ओवरऑल व्यू, क्योंकि अब बजट नज़दीक आ रहा है, नवंबर का महीना आधा गुजर चुका है, क्या व्यू रखा जाए अभी? विपुल जी, मैं रेलवे में ओवरऑल कोई भी स्टॉक में बाय करना नहीं पसंद करूंगा अभी, क्योंकि ओवरऑल बहुत टाइम से ही एक कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ है। और देखिए, मन का तो इच्छा है बाई कॉल दे दूँ और थोड़ा बहुत पोजीशन होना चाहिए रेलवे में, लेकिन चार्ट मुझे परमिशन नहीं दे रहा है। कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन रेंज पे फंसा हुआ है और वो जो एक होप है कि बजट में अगर कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट आता है तो हो सकता है कि रेलवे यहाँ से पूरा बाउंस बैक दिखा दे आपको, लेकिन वो होप के आधार पे मैं यहाँ पे कोई भी कमेंट करूंगा तो लोग बाई करके चले जाते हैं और फिर से वो फंसे रहेंगे। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि फ्रेश बाई नहीं करना है। आपके पास अगर ऑलरेडी पोजीशन है तो फिर आप बने रहिए। फ्रेश बाय अगर करना है वो PSU बैंक्स के साथ, मेटल के साथ मैं जाना पसंद करूंगा, लेकिन रेलवे में कोई भी एक भी कोई स्टॉक में को अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। चलिए अमाला मैम, आपको रेलवे में कुछ अच्छा लग रहा है? रेलवे पे आपकी राय क्या रहेगी? मुझे लगता है IRCTC को, एक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आई थिंक वो PSU का था, ओके। हम IRCTC को कंसीडर कर सकते हैं, 714 रुपए के पास में है, रिस्क छोटा है, रिवॉर्ड कंपैरेटिवली बेटर है। तो मेरे हिसाब से 714 रुपए पर है। हम यहाँ पर 740 से लेकर के, स्विंग ट्रेड है ये, 740 से लेकर के 760 का एक स्विंग ट्रेड तो प्ले जरूर कर सकते हैं, जिसमें कि स्टॉप लॉस रहेगा लगभग आप 680 रुपए का एक स्टॉप लॉस मान के चले। बट अगर जैसे आपका 760 निकल जाता है तो आप इसमें अगर आप रख सकते हैं कुछ और महीने इस स्टॉक को टारगेट होने के बाद भी, तो आप मान के चले कि यहाँ पर आपको 800 850 तक का एक स्ट्रेच मिल सकता है, विच इज एक्सपेक्टेशन इन लाइन विद दी एक्सपेक्टेड रिजल्ट बजट। तो मेरे हिसाब से इसमें आज की डेट में एक एक्सपोजर लेना बनता है, बिकॉज रिस्क छोटा है। रिस्क छोटा है। सर समय जो है समाप्त हो गया है, मुझे कहा जा रहा है, क्योंकि अभी हमें अपने एक विशेष कार्यक्रम के बारे में बताना है, एक वेबिनार को लेकर के। उसके लिए हमारे साथ बहुत सारे एक्सपर्ट अभी जुड़ने वाले हैं। लेकिन प्रदीप सर, एक यूको बैंक जो है बैंकों में छूट गया, जो कि आज के ट्रेंड में भी था और शानदार रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही, वो देख लीजिए। एक टीटागढ़ काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है, वो अंबाला मैम आप देख लीजिए। और PSU में कोई अगर कोई काउंटर आपके जहन में आ रहा हो जो कि हमने डिस्कस ना किया हो, मेटल को लेके या किसी को लेके, उस पर आप लोग एक क्लाइंट की टिप्पणी। मैं इस कार्यक्रम को अब समाप्त करता हूँ। प्रदीप सर आपसे। यूको बैंक पे अभी मुझे लगता है कि होल्ड रखना चाहिए, फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है, बहुत सारे लोग फंसे हुए थे बहुत दिन से, तो 31.83 के आसपास का प्राइस चल रहा है। विपुल जी, मुझे लगता है कि एक बार 42-44 के आसपास का आपको उछाल देखने को मिल सकता है, वहाँ तक तब जाके आपको बेच के आना है जिनके पास फंसा हुआ पोजीशन था। लेकिन फ्रेश बाई करना अगर आपको जाना है तो PSU में अदर्स काउंटर है, उसमें आप फोकस रखिए, लेकिन यूको बैंक के साथ फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए। जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, 40-42 तक आपको प्राइस देखने को मिलेगा। जी चलिए, ठीक है मैम, आपकी टिप्पणी। कि GRC को देख सकते हैं, मस्डॉक को देख सकते हैं। तो आज की डेट में दोनों में से अगर बेटर एक पिक करना है तो मस्डॉक GRC को कर सकते हैं, मस्डॉक को देख सकते हैं ना। हाँ, यस। इनफैक्ट मस्डॉक से भी मुझे याद भी आ गया, आज सुबह हर्ष जी थे तो 2700 का कॉल ऑप्शन मैंने दिया था, 100-120 की रेंज में, 140 वाज द टारगेट। हिट हो गया, किसी को बुक करना है तो कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेड अभी भी इंटैक्टेड है। GRC मजगांव का जिक्र किया, कोई लेवल होंगे इसके
मतलब कैसे अभी अभी खरीदें कैसे? समय है तो बता पाऊंगी। समय कम है, बस खाली लेवल बताइए ताकि लोग कंफ्यूज ना हो ना, कुछ भी खरीदना खरीद लें जी। ओके ओके ओके, स्टॉक में देखिए अभी 2900 से 3000 अब बहुत बहुत ज्यादा फास्ट होता है। अरे सॉरी 2900 3000 2900 3050 से लेकर के 3200 तक के भाव इसमें स्विंग ट्रेड में आ सकते हैं, तो बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो लगभग 2700 का इसमें रहेगा। ठीक। अरे मैम क्षमा कीजिए, है ना, मेरे ऊपर आप इतना जो कान में अभी लगातार दबाव बन रहा है इतना ज्यादा कि मैं क्या ही बोलूं। प्रदीप सर डिस्क्लोजर और फिर हमारा मैम का डिस्क्लोजर। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, नो पोजीशन। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए काइंडली आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए एंड खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, मैम को, सारे व्यूअर्स को, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंबाला मैम आपकी टिप्पणी, आपका डिस्क्लोजर। Trading and investment subject to market risk. Read all the related documents before investing or trading. Well, this is everyone, सबको पता है ये। बाकी मेरे पोर्टफोलियो में पारस डिफेंस आज भी है, जो मैंने कई बार डिस्कस किया है। अदर देन दैट कई सारे स्टॉक्स हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं और हमारे मेंबर्स के पास भी हैं। दैट्स ऑल। चलिए मैम, क्षमा चाहेंगे आपसे अगर आपको कुछ बिल्कुल बातें। नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए It's fine. चलिए, थैंक यू मैम।